हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी प्रावैधिक को संधारित्रों के बीच में मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और कितने गुने बढ़ जाती है? k गुने बढ़ जाती है, जहाँ के उस प्रावैद्युत का प्रावैद्यांक है। हमने कल एक थ्योरी बताई थी कि अगर दो प्लेट हैं, एक धनावेशित है और दूसरा ऋणावेशित है और इससे एक संधारित्र बना हुआ है, एक संधारित्र बना हुआ है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इनके बीच P मोटाई का एक प्रावैद्युत रख दिया गया है। P मोटाई का एक प्रावैद्युत रख दिया गया है। इसकी मोटाई कितनी है? P। तो जो विद्युत धारिता होगी वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस D प्लस T बाई K, ये बताया था मैंने। और मैंने कहा था कि इसको आप लोगों को प्रूव करना है। बोलो ने प्रूव किया होगा, अगर नहीं किया है तो थोड़ा जल्दी समझते हैं हम लोग कि हमने आपको कल के टॉपिक में बताया कि जहां पर निर्वात है या वायु है, खाली स्थान है, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो U0 होगा, E0 होगा। और E0 बराबर कितना आया था? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक। और जहां पर प्रावैद्युत होता है उस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू किससे बताया गया था? सिग्मा अपान K एप्सिलॉन बताया था। E इज इक्वल टू कितना था? सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। क्लियर हुआ? क्योंकि उस स्थिति में जो पृष्ठावेश घनत्व है वो क्या हो जाता है? सिग्मा अपान K हो जाता है और सिग्मा अपान K और फिर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0। ये बताया जाता है। यानी जहां पर रिक्त स्थान है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है। और जहां पर प्रावैद्युत है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है? E अपान क्या है? E इक्वल टू सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0 है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर चर्चा ये करेंगे कि कितनी दूरी में वायु, देखिए पूरा डिस्टेंस कितना है? d है। और t डिस्टेंस में क्या है? प्रावैद्युत भरा हुआ है। इसका मतलब d माइनस t जो स्थान है वहां पर प्रावैद्युत नहीं है। तो d माइनस t स्थान में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? E0 होगा। और इस प्रावैद्युत जहां पर कोई प्रावैद्युत है वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? E इज इक्वल टू, इसके लिए जो प्रावैद्युत होगा इस प्रावैद्युत के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। क्लियर? और आपको सूत्र क्या बताया गया? V इज इक्वल टू E इंटू D। विभवांतर V इज इक्वल टू किसका होता है? E इंटू D होता है कि नहीं होता है? जी हाँ होता है। तो अगर V इज इक्वल टू E इंटू D रखेंगे तो जो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा, प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा? प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा V इज इक्वल टू कितने स्थान में? D माइनस T स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना है? E0। तो V बराबर इंटू D का सूत्र लगाएंगे। D की जगह पर क्या लिखेंगे? E0। और D क्या डिस्टेंस कितनी दूरी में है विद्युत क्षेत्र ये वाला? D माइनस T। तो ये हो गया E0 इंटू D माइनस T हो गया। प्लस इस D मोटाई तक जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0 या E जिसे कहते हैं E और इंटू D की यहाँ पर क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। तो टोटल विभवांतर समझ में आया? ये देखिए ये विभवांतर कैसे निकला है? ये खाली स्थान का विभवांतर हो गया और ये
प्रावैद्युत के कारण उत्पन्न विभवांतर हो गया। तो टोटल विभवांतर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। खाली स्थान के लिए विद्युत क्षेत्र E0 हो गया, खाली स्थान का के लिए दूरी कितनी होगी, d माइनस टी होगी, तो E0 इंटू d माइनस टी हो गया खाली स्थान का। और फिर जो प्रावैद्युत है उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र वो क्या है, E है, और उसके लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है, t है, तो E इंटू टी हो गया। ये बात समझ आ गई है, समझ आ गया। तो टोटल विभवांतर क्या हो जाएगा, E0 इंटू d माइनस टी प्लस E इंटू टी हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब V इक्वल टू E0 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में d माइनस टी, E0 की वैल्यू रख दी प्लस E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इनटू क्या हो गया, T हो गया। बात समझ गए। अब सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 दोनों में क्या है, कॉमन है। सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, therefore V is equal to सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, d बचेगा, यहाँ माइनस t और प्लस क्या हो गया, d बचा माइनस t बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, t, और अपान क्या बचेगा, k बचेगा। तो V मिल गया आपको सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस टी बाई k। और आप जानते हो कि C बराबर किसके होता है, Q अपान V के होता है, नहीं होता है। C बराबर इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V के, जहाँ Q क्या है, प्लेटों का चार्ज है, तो प्लस Q और इस पर माइनस Q, तो C इक्वल टू Q अपान V रखेंगे, तो Q यहाँ पर हो गया Q अपान V की वैल्यू रखेंगे, तो V की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बाई की, V की वैल्यू रख दिया। अब यहां से अगर C की अगर आप देखें तो देखो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, C इक्वल टू Q एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा ऊपर, तो C इक्वल टू Q हो गया इंटू एप्सिलॉन 0 हो गया। क्लियर हो गया। और बटे सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपान A, Q अपान A, और ब्रैकेट में क्या हो गया, d माइनस T प्लस T बाई A, क्योंकि यहाँ पर Q लिख दिया, एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया, सिग्मा की वैल्यू क्या लिख दिया हमने, Q अपान A और d माइनस T प्लस T बाई K। क्लियर हो गई। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C की जो वैल्यू मिलेगी वो C की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो C इज इक्वल टू A कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस T प्लस T बाई K। एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस T प्लस T बाई K। ये बात क्लियर होगी, नहीं होगी, सबके समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। नीचे रखा है C इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस T प्लस T बाई K हो गया। ये बात क्लियर होगी, नहीं होगी, तो कैसे प्रूफ हो जान पाएंगे। यहां पर कंफ्यूजन हो, फिर से मैं बता दे रहा हूं, E0 खाली स्थान का विद्युत क्षेत्र है और E प्रावैद्युत का विद्युत क्षेत्र है। क्लियर। खाली स्थान कितना है, d माइनस टी, पूरा ये पूरा t है, ये t है, तो d में से t को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, d माइनस टी मिलेगा। और कितने स्थान में विद्युत क्षेत्र प्रावैद्युत है t, तो यहाँ पर t लिख दिया गया, और b बराबर a इंटू d का इस्तेमाल करके टोटल विभवांतर निकाल लिया गया है। और जब b निकल गया है तो c बराबर q बटे v का फार्मूला लगाया गया है और आपको धारिता मिल गई। तो c इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 a अपान d माइनस t प्लस t बाई k। अब इस सूत्र का इस्तेमाल कब करेंगे आप, जब कोई प्रावैद्युत दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से ना भर करके आंशिक रूप से भरा हुआ है, कुछ मोटाई का भरा हुआ है, लेकिन ये एक जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए कैसे हम बता रहे हैं। ये प्रावैद्युत जो है, ये प्रावैद्युत T मोटाई पूरे में भर गया, दोनों प्लेटों के
भर गया। तो यदि परावैद्युत दोनों प्लेटों में पूर्ण रूप से भर जाएगा तो डी और टी में कोई अंतर नहीं जाएगा, क्योंकि जब पूरा भर गया तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, डी है। और परावैद्युत को पूरी तरह से भर जाएगा तो जो परावैद्युत की मोटाई टी है वो पूरी तरह से कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इस स्थिति में टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस स्थिति में टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के। तो जब टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू डी अगर आप यहां रखते हैं तो सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी माइनस टी के यहां पर क्या रखेंगे, डी, फिर टी के यहां पर क्या रखेंगे, डी, और अपान क्या मिलेगा, के। तो डी के यहां पर डी और डी इज इक्वल टू डी है तो टी के यहां पर डी, फिर प्लस टी बाई के। डी से डी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। और यही तो फार्मूला है जो कल प्रूव किया गया है, यही तो फार्मूला है जो कल प्रूव किया गया है कि यदि किसी संधारित्र को के बीच किसी परावैद्युत को पूर्ण रूप से भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी होगी। ये बात समझ में नहीं आ गई? तो क्या देखा आपने, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या देखा आपने यहाँ कि किसी संधारित्र की धारिता, ये तो जो बताया तो समझ में आ गया होगा। परावैद्युत पर प्रभाव, परावैद्युत से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी समझ में आ गया होगा। अब कुछ और बातें हम लोग देखते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो धारिता बड़ी होगी। फिर डी, डी फॉर डिस्टेंस, यानी अगर दूरी के व्यतिक्रमानुपाती, दूरी ज्यादा होगा तो धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। और के ऊपर इसका मतलब क्या होगा, धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी किसी परावैद्युत का जितना परावैद्युतांक अधिक होगा उस संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, ये आप अपने मन से नहीं सकते तो मैंने बोला है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इन प्लेटों के बीच इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और इन प्लेटों के बीच दो परावैद्युत पदार्थ हैं, ऐसे एक की मोटाई T1 है और दूसरे की मोटाई T2 है। इसका परावैद्युतांक K1 है, इसका परावैद्युतांक K2 है, तो धारिता क्या होगी? तो यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप आराम से चाहे जितने परावैद्युत इनके बीच में रखे हों आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस स्थिति में C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो डी लिखेंगे, माइनस टी क्या परावैद्युतांक की मोटाई, यहाँ पर क्या परावैद्युत है, दो, एक की मोटाई T1 है दूसरे की मोटाई T2 है, तो यहां पर लिखेंगे T1 प्लस T2। क्लियर हो गया? चलिए यहां पर क्या लिखा, T1 प्लस T2, फिर प्लस T बाई K। तो T के यहां पर पहले इसका T1 है, इसका परावैद्युतांक कितना है K1, तो यहां पर हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस दूसरा T2 है मोटाई और उसका परावैद्युतांक कितना है K2, तो T2 अपॉन K2। ये आपका सूत्र बन गया। क्लियर हो गया? बात सुना गई? ये हो गया आपका सूत्र। सुना आई बात की नहीं आ गई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के कोई भी सवाल आए तो आप लोग कर लेंगे, एग्जाम्पल में एक सवाल दिया हुआ करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, जो कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया। आगे बढ़े लोग, कोई दिक्कत नहीं है? तो
अब हम लोग बात करेंगे संधारित्रों के समायोजन पर। किस पर? संधारित्रों के समायोजन। यहां पर लिखिए संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाए जा रहे हैं, यानी एनसीईआरटी पर आधारित सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। संधारित्रों का समायोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों को जोड़ना कैसे संयोजित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जिसके बारे में जानेंगे वो क्या होगा? श्रेणीकरण। इस क्रम में श्रेणीकरण। इन सीरीज मान लेंगे कि ये दो प्लेट है, दो संधारित्र। एक संधारित्र हो गया और दूसरा संधारित्र ये हो गया। क्लियर? दो संधारित्र हैं। श्रेणी क्रम में क्या होगा? अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, ये एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया। ये पहला, दूसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। तो इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। अगर तीसरा होगा तो तीसरे का दूसरा प्लेट, तीसरे का पहला प्लेट दूसरे के पहले प्लेट। मान लीजिए और ले लीजिए अगर आप यहां पर, तो क्या होगा? ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए आप। तो क्या हो रहा है? पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से इस तरह से जुड़े रहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पहले संधारित्र के दूसरा प्लेट दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से होता है। क्लियर होता है नहीं? बात समझ नहीं है? तो अब हम 3 ना बनाकर 2 ही बना लेते हैं। तो इस संधारित्र के इस प्लेट पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर कितना होगा? माइनस क्यू आवेश होगा। यहां पर प्लस क्यू आवेश है तो यहां पर भी माइनस क्यू आवेश होगा। यानी नेट आवेश शून्य होना चाहिए संधारित्र। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो नेट आवेश क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? आवेश क्या होगा? आवेश क्या होगा? आवेश क्या होगा? तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र वो शून्य ना हो जाए। परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो जाए इसका मतलब क्या हो गया? कि नेट आवेश शून्य ना हो जाए। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो
श्रेणी क्रम में क्या होता है? पहली बात, संधारित्र, जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं उनमें सभी के प्रत्येक प्लेट पर जो है आवेश क्या होते हैं? समान होते हैं। और प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों का जो नेट आवेश होता है वो शून्य होता है। देखिए, A+ की और A- तो टोटल आवेश क्या होगा? शून्य हो गया। यहाँ पर A+ की और A- तो टोटल आवेश क्या होगा? नेट आवेश क्या हो गया? शून्य हो गया। और सभी संधारित्रों पर क्या होगा? आवेश क्या होगा? समान होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर नहीं है तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आवेश क्या होगा? प्रवाहित होगा। और कब तक होगा? जब तक कि प्रणाली विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए? शून्य के बराबर ना हो जाए। बात क्लियर हुई? किसके किसके बीच? C1 और C2 के बीच। ये C1 हो गया, ये C2। बात समझेंगे? ये संधारित्र C1 है और संधारित्र C2 है। तो लिखते हैं इसके बारे में। क्या लिखेंगे? इस प्रकार के संयोजन प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। अंडरस्टूड हो गया होगा? अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। ठीक? इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है? प्लेटों पर आवेश समान होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? और लिखेंगे, माना दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं, तथा जिनके प्लेटों का आवेश क्यों है? एक पर मैं जिनके प्लेटों का आवेश क्यों है, तो क्या एक पर प्लस क्यू है तो दूसरे पर माइनस क्यू। तो इसको लिख दूं क्या? लिख दूं, माना दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं तथा जिनके प्लेटों का आवेश Q है, या ऐसा लिख दें, इनके पहले प्लेट का आवेश Q, जिनके पहले प्लेट का
आवेश Q तथा दूसरे प्लेट का आवेश -Q। क्लियर हो गया? आवेश दोनों का समान है। पहले प्लेट की धारिता कितनी है? C1 है, और दूसरे प्लेट है पहले संधारित्र की धारिता C1 है और दूसरे संधारित्र की धारिता क्या है? C2 है। इस प्रकार के संयोजन में क्या होगा? प्लेट संधारित्र के का विभवांतर क्या होगा? भिन्न भिन्न है। अगर इसका विभवांतर V1 है तो इसका विभवांतर क्या होगा? V2 होगा। यानी संधारित्र का जो विभवांतर है वो समान नहीं होगा। चार्ज तो सेम होंगे लेकिन विभवांतर सेम नहीं होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि धारिता समान नहीं है। धारिता समान ना होने के कारण ये निश्चित रूप से पता है, अगर दोनों की धारिता सेम हो जाती तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, लेकिन चूंकि धारिता समान नहीं है इसलिए दोनों के वोल्टेज भी समान नहीं होंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो लिखते हैं इसको। माना संधारित्रों के विभवांतर, संधारित्रों के विभवांतर V1 तथा V2 है। तो आपको सूत्र क्या बताया गया है? इसलिए Q इज इक्वल टू CV से क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV से क्या होगा? Q इज इक्वल टू, पहले संधारित्र के लिए बात करेंगे तो Q चार्ज कितना है? Q, और C क्या है? धारिता के साथ कितना है? C1। तो यहां पर क्या लिखेंगे? C1, और इसका वोल्टेज कितना लिया? V यहां पर क्या हो जाएगा? V1। तो ये हो जाएगा C1 V1। और फिर से Q, अगर दूसरे संधारित्र की बात करेंगे तो चार्ज तो Q ही रहेगा। C की यहां पर क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा, और वोल्टेज V की यहां पर क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C2 V2। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, therefore V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। गुणे में ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में। तो V2 इज इक्वल टू किसके हो गया? Q अपॉन C2। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। समझ आ गया? तो इसलिए जो परिणामी विभवांतर होगा परिणामी विभवांतर मतलब इस संयोजन का जो विभवांतर होगा, V1 इसका विभवांतर, V2 इसका विभवांतर, तो परिणामी जो विभवांतर होगा V इज इक्वल टू किसका होगा? V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर? Therefore V is equal to V1 की वैल्यू कितनी हो गई? Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी हो गई? Q अपॉन C2। समीकरण नंबर 1। अब देखिए, यदि इन दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C, तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है ये समझिए।
ये तुल्य धारिता होती कौन सी चीज? जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में और आपको 5 किलो आलू लेना है और मान लीजिए उसके पास 5 किलो का बटकरा नहीं, किसी दुकानदार के पास, उसने क्या किया 2 किलो का ही बटकरा रखा, फिर 2 का रखा और फिर 1 का रखा, तो टोटल कितना हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया? और दूसरे दुकानदार पर जाते हैं वो सीधे 5 किलोग्राम वाला बटकरा रख देता है। तो एक ने 2 और 1 का रखा और एक ने सीधे 5 का रख दिया, तो दोनों आप क्या किया, बराबर आलू दिया कि नहीं दिया? 5 किलो आप पहले वाले दुकानदार से लिए और 5 किलो दूसरे वाले दुकानदार से। तो तुल्य धारिता का मतलब जो है बस सेम वही बात है। तुल्य धारिता का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 2 संधारित्र हैं, ये दोनों संधारित्र अगर एक संधारित्र की तरह व्यवहार करें तो उसकी धारिता क्या होगी, अर्थात इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अगर एक ही संधारित्र रखा जाए तो उसकी धारिता क्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? या ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों संधारित्र जिनकी धारिता C1 और C2 है, ये दोनों मिल करके जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो धारिता कितनी हो जाती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं यदि तुल्य संयोजन की तुल्य धारिता कैपिटल C है तो चार्ज तो V है, क्यों है, सॉरी चार्ज तो क्यों है और टोटल वोल्टेज कितना है V है और धारिता हमने कितना मान लिया C मान लिया, तो इसलिए V इक्वल टू किसके हो जाएगा Q अपान C के। इसलिए V इक्वल टू किसके हो जाएगा Q अपान C के। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब V इक्वल टू जब Q अपान C हो गया तो समीकरण 1 से V की वैल्यू रखेंगे। V क्या है, परिणामी विभवांतर हो गया दोनों के। Q क्या है, चार्ज हो गया और C क्या है, परिणामी धारिता हो गई। क्लियर हो गई बात? इसलिए V इक्वल टू क्या हो गया Q अपान C हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आ गई नहीं आ? इसलिए V इक्वल टू V की समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 से क्या होगा, क्या हो गया यहां से V की वैल्यू रखेंगे, यहां से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसलिए Q अपान C, V की जगह पर क्या रख रहे हैं Q अपान C इज इक्वल टू Q अपान C1, क्लियर, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2। बात समझ में आई? Q अपान C1 प्लस Q अपान C2। इसलिए क्या होगा Q अपान C इज इक्वल टू क्या होगा, Q कॉमन हो जाएगा इसमें कि नहीं कॉमन हो? जी हाँ कॉमन हो जाएगा। Q कॉमन हो गया तो क्या मिला 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। क्लियर हो गया? Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, देयरफॉर 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। ये फार्मूला हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि 2 संधारित्र हैं जिसमें से एक की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता क्या है C2 है, और एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और यदि उनकी तुल्य धारिता C है तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। और इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यदि धारिता को कम करना हो, धारिता को क्या करना हो, कम करना हो, किसी संधारित्र की धारिता को कम करना हो तो उसके श्रेणी क्रम में हम क्या करें, किसी अन्य संधारित्र को जोड़ दें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब यहां से निष्कर्ष निकलता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि धारिता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि धारिता को कम करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा
कि ये सर कैसे हुआ, तो इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा, फिर नहीं तो हम कल इस पर चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। कोई समस्या हो तो बताइएगा। धन्यवाद।